जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है, अब आवाज आ रही है। मेरा नाम गौरव पांडे, पीजीआई में एडिशनल प्रोफेसर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में, और बहुत ही खुशी है मुझे कि मुझे इस सब्जेक्ट पे आप लोगों से अपने विचार शेयर करने का मौका मिला। कोविड एक बार ठीक हो जाए तो करीब 65% लोग जो हैं बिना किसी दिक्कत के कोविड नेगेटिव होने के बाद सीधे सीधे काम पे जा सकते हैं। दिक्कत करीब 10 से 30%, 35% लोगों को होती है, जिनमें कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी दिक्कत, किसी को बड़ी दिक्कत रह जाती है। उसमें भी डिपेंड करता है कि जब मरीज कोविड से किस हालत में निकला। बहुत लोगों को मिनिमम सर्दी खांसी जुकाम, थोड़ा सा बुखार हुआ, ठीक हो गए। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कुछ लोगों को बाईपैप मशीन, हाई फ्लो नेजल कैनुला की जरूरत होती है, कुछ लोगों का लंग डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा लंग डैमेज होता है, ऑब्वियसली रिकवरी उतनी लंबी प्रोलॉन्ग्ड होती है और सिम्टम उतने लंबे प्रसिस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पोस्ट कोविड रिकवरी की बात करें तो 65-70% लोग तो आराम से अपने जॉब में जा सकते हैं जैसे ही आरटीपीसीआर नेगेटिव होते हैं। तो अब आजकल आरटीपीसीआर नेगेटिव होना भी बहुत जरूरी नहीं है। पीजीआई में खैर वर्कफोर्स की कमी है, तो हमारे यहाँ ऐसा शायद ऑर्डर निकल रहा है कि 10 दिन के अंदर अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए, 10 दिन तक सिम्टम ज्यादा नहीं आए, 3-4 दिन तक कोई बुखार नहीं आया, तो आप सीधे काम पे आ जाइए 11वें दिन से। खैर नॉर्मल लोगों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव है, 65-70% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, 30% लोगों को जरूर दिक्कत होती है। इसमें पोस्ट कोविड दिक्कत जो इन 30% लोगों को होती है वो एक्यूट हो सकती है और क्रॉनिक। किसी भी बीमारी में एक्यूट हम लोग लेते हैं कि 3-4 हफ्ते तक बीमारी चल रही है तो एक्यूट, और क्रॉनिक मतलब 3 महीने से ज्यादा बीमारी चल रही है तो क्रॉनिक बीमारी हो जाती है पोस्ट कोविड रिकवरी की। ये ऐसा होता क्यों है, इस पे कई मत हैं। एक है कि कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम वीक होती है, वायरस बहुत लंबा प्रसिस्ट करता है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ, मैं 10वें दिन नेगेटिव हो गया। मेरी माता जी को सीवियर कोविड हुआ था, उनके आप 32वें दिन जाके वायरस नेगेटिव हुआ। तो प्रसिस्टेंट वायरीमिया होता है, कुछ लोगों को लड़ने की शक्ति कम होती है, कुछ लोगों को बेसिकली कोविड से ज्यादा वायरस में ऐसे माइक्रो आरएनए हैं जो हमारे सूजन या इन्फ्लेमेशन को, और जिन नसों में खून दौड़ रहा है उसमें उन खून को वो ब्लॉक कर देते हैं नसों में। ये दो बहुत ही दिक्कत वाले कारण हैं जिसके कारण कोविड अपने तमाम मैनिफेस्टेशन दिखाता है। वो दिमाग से लेकर हार्ट, लंग, लिवर, किडनी कहीं भी आ सकते हैं। बेसिकली मेनली लंग टारगेट करता है। तो इशू बेसिकली कोविड वायरस खुद नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोसिस, इन दो पहलुओं पर ही पूरे शरीर का नाश करता है। तो इंसान जब रिकवर करता है, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिकवरी की बात कर रहा हूँ, यही टॉपिक है आज का। जब रिकवर करता है तो उस समय उसकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैसी है और उसकी थ्रोम्बोटिक कंडीशन कैसी है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बुखार, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, लंग डैमेज, सांस की दिक्कत, ये तो मरीज के पूछने पर वो बता देगा। इसके साथ खून की जांचें होती हैं जैसे सीआरपी, डी डाइमर, फेरेटिन, एलडीएच, और टोटल लिम्फोसाइट काउंट करते हैं, टीएलसी करते हैं, उसमें लिम्फोसाइट की मात्रा देखते हैं। वो कई लोगों की जो है 10% से कम हो जाती है, धीरे धीरे इसका भी बढ़ना बड़ा आवश्यक होता है। तो इन सारी चीजों से कितनी सूजन है इसका पता लग जाता है। डी डाइमर जांच है, अगर हम उसको क्वांटिटेटिव करें, क्वालिटेटिव तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, क्वांटिटेटिव करें तो पता लगता है कि कितने गुना टेंडेंसी है शरीर में जो खून की नलियां हैं उसमें रक्त जम जाए, क्लॉट हो जाए। अगर रक्त जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो उसके आगे खून पहुंचेगा नहीं, वो टिश्यू डैमेज करेगा। तो डी डाइमर अगर हाईली पॉजिटिव आता है तो खून पतला करने की दवाएं चलती हैं। ये दो प्रमुख कारण हैं जो पोस्ट कोविड जो बीमारियां हैं 30% लोगों में, उनमें लक्षण पैदा करती हैं। अब ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे करें, मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो बीमारियों में मैनेजमेंट होता है मेनली सिम्टम बेस्ड और लैब बेस्ड। सिम्टम क्या होंगे, खांसी सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट सिम्टम है, सांस फूलना, थोड़ा भी चलने से सांस फूलने लग जाती है, बहुत ही थकावट, जोड़ों मसल्स में बहुत दर्द, जोड़ों में बहुत दर्द, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बुखार प्रसिस्ट करता है, कुछ लोगों को डायरिया, कब्ज की दिक्कतें हो जाती हैं। ये प्रिडोमिनेंट दिक्कतें हैं जो पोस्ट कोविड लोगों को होती हैं, ये सिम्टम्स प्रिडोमिनेंट होते हैं।
साथ में इसके अलावा उनकी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है। अब डायबिटिक है, आपको पता है कोविड के इलाज में स्टीरॉइड्स बड़े बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, तो स्टीरॉइड से शुगर और बढ़ जाएगा, शुगर और बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी और शुगर कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। अगर पहले कोई गोली खा रहा था डायबिटीज के लिए, तो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड वर्सनिंग ऑफ डायबिटीज या न्यू ऑनसेट डायबिटीज के लिए इंसुलिन ही लगती है, वो दवा से शायद ठीक ना हो और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो एक है सिम्टम मैनेज करना और दूसरा है उसकी कोमॉर्बिडिटी मैनेज करना। सिम्टम मैनेज करने के लिए आपको बताया, तो पहले सिम्टम मैनेज करने में चलते हैं कि भाई खांसी है, सांस फूल रही है, इसमें क्या करें। अब नॉर्मली खांसी है, खांसी धीरे धीरे आदमी स्टीम लेता है, कफ सिरप लेता है, लेकिन उसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं वो सांस की एक्सरसाइज ही है। लंबी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। हमारे यहाँ योग में जो है लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। जो लोग योग नहीं समझते वो सिंपल सी उनको बात बताऊं, पर्स स्लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे कि लंबी सांस लिए और ओंठों के बीच से एक छोटा सा छेद बना के सांस को धीरे 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 छोड़ें, जैसे कि आप बलून फुला रहे हो या जैसे कि आप शंख बजा रहे हो। इससे छाती के अंदर एक तनाव की फीलिंग आती है। इसमें छाती के अंदर हवा के दबाव के कारण जो एल्वियोलाई है, जहां पे हवा एक्सचेंज होती है, वो ज्यादा खुले रहते हैं। और सपोज आपने 3-4 सेकंड में सांस अंदर ली, तो एक्सपीरेशन, जब सांस छोड़ने का समय है तो सांस अंदर लेने के ऑलमोस्ट दुगने समय तक आप सांस धीरे 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 छोड़ें। साथ में अनुलोम विलोम और बाकी सांस की एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा आप जब आप फिजिकल रिहैबिलिटेशन करें, बहुत थकावट है, चल नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे पेस आउट करें अपनी दिनचर्या। पेस आउट करने में बहुत ही सरलता से पेस आउट करें। ऐसे आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर तो रहता ही है जब आप कोविड से रिकवर करते हैं। अपना सैचुरेशन देखें, सैचुरेशन 92 से कम है तो ऑब्वियसली बहुत दिक्कत है, इसका मतलब कि ऑनगोइंग लंग डैमेज काफी था, थोड़ा बहुत ही इत्मीनान बरतना है। लेकिन 92 से ज्यादा सैचुरेशन है तो आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे शुरू करें सिर्फ 40 कदमों से, 40 स्टेप्स, 40 कदम चल के देखें कि पल्स ऑक्सीमीटर में आपका सैचुरेशन 3% या उससे ज्यादा तो कम नहीं हो रहा। ये बहुत ही सरल चीज है, 40 स्टेप कोई भी चल सकता है। अगर 40 स्टेप चलने में 3% या उससे कम, उससे ज्यादा गिरावट नहीं आ रही, इसका मतलब लंग आपकी फिजिकल एक्टिविटी सस्टेन करने में सक्षम है। फिर अपने अनुसार 2 मिनट, 4 मिनट वॉक, 6 मिनट वॉक धीरे धीरे शुरू करें। अगर आप थक गए हैं, सपोज 2 मिनट के बाद आप थक गए हैं, जरूर 30 सेकंड से 1 मिनट बैठ जाएं, रेस्ट करें, उसके बाद आगे चलना शुरू करें। बहुत ही स्लो पेस आउट एक्टिविटी करनी है, क्योंकि नलियां कमजोर हैं, छाती कमजोर है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, नलियां ब्लॉक हो सकती हैं। बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने से हार्ट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये वायरस हार्ट को सेपरेटली इफेक्ट कर सकता है, तो बहुत ही धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। 2-4 दिनों से हफ्ते 2 हफ्ते के ऊपर जितनी संभावना हो धीरे 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 पेस आउट करें एक्टिविटी। खांसी और जो थकावट है, ये प्रिडोमिनेंट चीजें धीरे धीरे ऐसे ही कम होंगी। मसल पेन भी धीरे धीरे सूजन कम होते ही कम होगा। अब बच गई बाकी चीजें, अगर डायरिया है उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है, दवा लेनी है। खून की कमी है उसके लिए आयरन टैबलेट्स ज्यादा लेने हैं ताकि खून जल्दी से बढ़े। डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बारे में बता दिया। साथ में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के लिए स्पायरोमेट्री आती है। स्पायरोमेट्री जिसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिनको फुला के ऊपर पहुंचाना होता है। अगर स्पायरोमेट्री बाई चांस कहीं दूर दराज इलाके में नहीं ले पाए तो आप सिंपल बच्चों का जो बलून होता है, बलून में हवा भरें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। शंख बजाएं, छाती के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे इंड्योरेंस आएगी, ताकत बढ़ेगी और वो सारा काम जो आप नहीं कर पाते थे 2-3-4 दिनों में करने लग जाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करना बहुत ही अनिवार्य है। साथ में योगा, मेडिटेशन क्योंकि मेंटल हेल्थ, आदमी 14-15 दिन अकेले रहता है, कई बार 1-1 महीने अकेले रहता है, फैमिली से जुड़ाव नहीं रहता, खाना भी ठीक नहीं मिलता, मेंटल एंजाइटी बहुत होती है, मौत का खौफ सिर में घूमता रहता है।
तो बहुत ही दिक्कत होती है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ उस आदमी की मजबूत हो, उसके घर वाले उसको सपोर्ट करें, खाने को हाई प्रोटीन खाना दें, ताकि धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों में सुधार हो। साथ में घर में जो चीजें रखनी अनिवार्य हैं वो है पल्स ऑक्सीमीटर, जो उसमें आप सैचुरेशन देखें। डाइट में प्रोटीन बढ़ाना बहुत जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। शराब और सिगरेट का सेवन कंप्लीटली बंद करना चाहिए। कॉफी का इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि वो भी एंजाइटी बढ़ाता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट विषय है कि अगर आप कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो संभव हो तो 15 दिन के बाद कम से कम 1 हफ्ते सेपरेट टॉयलेट यूज करें, क्योंकि मोशन और फीसेस में 2 से 3 हफ्ते तक वायरस शेड हो सकता है। जब टॉयलेट फ्लश करते हैं तो टॉयलेट सीट गिरा के टॉयलेट फ्लश किया करें। एक और आजकल प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि वैक्सीनेशन कब लिया जाए। तो एक बार आप कोविड से रिकवर करते हैं तो कम से कम 1 महीने के बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं, उसके पहले वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। साथ में एनर्जी कंजर्विंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक्टिविटीज स्पेस आउट करनी है, ब्रेक लेना है आपको अपनी एक्टिविटीज में, और 30 से 40 मिनट का रेस्ट लेना है 2 अलग अलग एक्टिविटी करने में। सिंपल सी कोई एक्टिविटी हो सकती है उसमें। हेलो योगेश जी, लेफ्ट करिए, आप बाहर आइए। आप बाहर विजय जी म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कुछ लोगों को जो सीवियर लंग डैमेज होता है, उसके लिए हम लोग अभी कुछ इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी पीजीआई में कर रहे हैं, तो कुछ बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन अभी ये फोरम नहीं है, अभी हमने पेपर पब्लिश नहीं करा कि हम लोग उसको डिस्कस करें। लेकिन हाँ, अगर सीवियर लंग डैमेज है तो जरूर कुछ कोशिश कर सकते हैं दवाई देके कि वो लंग डैमेज 3 से 6 महीने में रिकवर करे। तो ओवरऑल पोस्ट कोविड रिकवरी, एक्यूट बीमारी क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे मॉनिटर करें और उसका कैसे इलाज करें, ये संक्षेप में मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों से डिस्कस करूं। और डॉक्टर साहब थोड़ा इसमें थोड़ा एक चीज छूट रही, वो भी जोड़ दीजिए। जी बताएं। खान पान को लेकर से खाना पीना कैसा क्या है, किन चीजों देखिए, का खाने पीने में वैसे तो कोई मनाही नहीं है, स्पेशली यंग लोग तो सब कुछ खाना पीना चाहिए। वैसे हर एज में सब कुछ खाना पीना चाहिए। खाना पीना ज्यादा डिटरमिन करता है उनके कोमोबिडिटीज पे, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट शराब बंद करनी है। साथ में एक बार कोविड से रिकवरी करता है इंसान तो थोड़ा शरीर में वीकनेस आ रही है, तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले सकते हैं, वेजिटेरियन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले सकते हैं। हमारे यहाँ सत्तू है, सोयाबीन है, छोले हैं, चने हैं, राजमा है, अंकुरित मूंग है, कई चीजें हमारे यहाँ बड़ी सरलता से उपलब्ध हैं। अगर ये सब चीजें ना मिले तो प्रोटीन पाउडर बाहर से भी खरीदा जा सकता है। प्रोटीन पाउडर भी बाहर से काफी आसानी से अलग अलग कंपनियों के मिलते हैं। लेकिन ये जो देसी नुस्खे हैं, मुझे भी कोविड हुआ था तो मैं तो खैर सुबह शाम दिन में 4 बार सत्तू पीता था, तो मुझे लगता है सत्तू एक बड़ी अच्छी एनर्जी ड्रिंक है। प्रोटीन लेवल्स अपने आप मेंटेन हो जाते हैं। और फिर जब आप धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सीवियरली सिक हुए थे। बिल्कुल नॉर्मल रहे 60-70% लोग तुरंत ही रिज्यूम कर सकते हैं। जो 30% लोग हैं उनको पता होता है कि सीटी सीवियरिटी स्कोर, लंग कितना डैमेज हुआ, 10%, 20%, 30%। जिनका लंग 50-60% डैमेज होता है उनको रिकवरी में बहुत ही लंबा समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत नहीं हारनी है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है। खाने में वेजिटेरियन प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, बाकी खाने में कोई खास परहेज नहीं है। हाँ, जो कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए खाने की पाबंदी अगर पहले से है तो वो जरूर चलेगी। जो दवाएं चलती हैं, विटामिन सी तो चलती है। कुछ लोगों को जिनको बीमारी ज्यादा है, स्टीरॉइड्स चलती हैं, तो स्टीरॉइड्स डॉक्टर ने बताया होता है कि धीरे धीरे कम करनी है, एक पर्टिकुलर डोज लगातार नहीं खाना। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्टीरॉइड्स धीरे धीरे कम करके 1 महीने में बंद करनी है। अगर खून पतला करने की दवा चल रही है तो 1 से 3 महीने तक खून पतला करने की दवा चलती है, उसके बाद बंद की जानी चाहिए। उसके अलावा खांसी की, डायबिटीज की, बुखार की, डायरिया, कब्ज की, लूज मोशन की अगर दवाएं चल रही हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार वो चलनी चाहिए। अब हमारे सेशन में जो लोग जुड़े हैं, जिसके मन में कोई क्वेरी हो, डॉक्टर से पूछना चाहता हो, अपने को अनम्यूट करे और अपना आपको नाम बता दूं बताए। कि ब्रिजेश जी को मैंने एक पीडीएफ भेजा है, सिंगल पीडीएफ है, वो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए। अगर वो आपके ग्रुप में शेयर कर दें बाद में तो सबके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही सरल पीडीएफ है, एक ही पन्ने का है। तो दिवाकर जी, डॉक्टर बेस जी जोड़ना चाह रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर गए हैं। आप उनके अलावा किसी को एडमिट आवाज ही नहीं आ रही है वहां पे, उसको वो करो ना।
एज भी उनको जोड़ लीजिए, उनको जोड़िए। अब एक अवेलेबल स्थान है अभी। वो डॉक्टर बेजी लगातार ट्राई करता है क्योंकि मैक्सिमम हो गया इसलिए मैं नहीं, बोल अब जोड़िए उनको, जगह है। अभी कौन जोड़ लिया फिर? रहा हूं। फिर 100 हो गया। दिवाकर जी किसी को एडमिट ना करिए, डॉक्टर बेजी कर लीजिए। दिवाकर जी अभी किसी को एडमिट नहीं कीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब अगर केवल खांसी आ रही, डॉक्टर साहब केवल अगर खांसी आ रही है तो क्या कोई सिरप ले सकते हैं, जैसे जो डेली यूज में सिरप हाँ, होते ले हैं? सकते हैं, सिरप ले सकते हैं, लेकिन सिरप के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करना ही है। तो एक्सरसाइज बेनाड्रिल इस तरीके के सिरप ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन बेनाड्रिल या कोई पर्टिकुलर सिरप हो अगर एडवाइस करें सूखी खांसी में? सर म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर। हाँ सॉरी, सिरप ले सकते हैं आप, सिरप ले सकते हैं। बेनाड्रिल ठीक रहेगा सर? सिरप अलग, ड्राई साहब, कफ के लिए अलग अलग सिरप होते हैं, स्टीम इनहेलेशन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और कफ सिरप में ब्रोजीडेक्स, ग्रिलिंगटस और ये सब सिरप कॉमनली ले सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं सर। डॉक्टर साहब, मेरे गले में अक्सर जो है जरा सा अगर नॉर्मल में पानी पी लेता हूँ तो मुझे खराश हो जाती है। ये पोस्ट कोविड है कि ऐसा वैसे ही है ऐसा सर? क्या करें? नहीं, कोविड तो नहीं है डॉक्टर साहब, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन जैसे मैं नॉर्मल नॉर्मल है पानी सर, भी तो उसमें दो गर्म- चीजें हैं। एक तो सिंपल ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करा के देख सकते हैं कि कोई ऊपर दिक्कत नहीं है। साथ में दूसरा एक हो सकता है, खराश की बात खाना या पानी पीने के बाद रिफ्लक्स हो सकता है, जो खाना ऊपर आ जाके गले में खराश कर सकता है। तो सिंपल ईएनटी को दिखा सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई गैस्ट्रो का एक कंसल्ट ले सकते हैं। और ये फिर गुनगुना पानी पीने के बाद मुझे लगता है ये सब दिक्कतें ठीक हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है सर। मैं पिछले 6 साल से गुनगुना पानी पी रहा हूँ, लेकिन अक्सर मुझे सर एक बार मुझे लगता है, मेरा सजेशन होगा कि एक बार ईएनटी डॉक्टर को दिखा लें कि यहाँ वैक्यूलर वोकल मतलब ऊपर का जो खराश वाला एरिया, यहाँ कोई दिक्कत, छाला, घाव तो नहीं। अगर वो भी नहीं है तो एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को दिखा के एंडोस्कोपी का शायद जरूरत हो तो आप करा के दिखा सकते हैं कि रिफ्लक्स तो नहीं, वरना ये दवाओं से ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो सर बिल्कुल इसमें। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, इस समय जो नई चीजें उत्पन्न हुई हैं, जैसे अचानक आदमी के जो है ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो जा रहा है और बुखार हो रहा है, तो इन पे जैसे अस्पतालों में अभी हम लोगों के पास व्यवस्थाएं कभी कभी भी नहीं मिल पा रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसे में घर में हम उनके लिए क्या उपचार दें कि जिससे उनको राहत मिल जाए? अच्छा, ये एक्चुअली पोस्ट कोविड सेशन था, इसलिए मैंने कोविड पे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न कोविड के इलाज पे है। तो मेन हाँ। इशू है ऑक्सीजन बढ़ाना। ऑक्सीजन बढ़ाने के पहले ऑक्सीजन नापना जरूरी है। एक पल्स हाँ। ऑक्सीमीटर रखें। अच्छा, पहले ऑक्सीजन आप कैसे नापेंगे? जैसे ही आपने हाथ में लगाया, नाप लिया, बता दिया? नहीं, पेशेंट को बैठा दें, 1 मिनट बैठाने के बाद लंबी सांस लें और हाँ। धीरे धीरे छोड़ें। लंबी सांस 1 मिनट में 4 से 5 सांस लें। उसके बाद जो मैक्सिमम सैचुरेशन आता है वो मरीज का सैचुरेशन है। हाँ। मरीज का सैचुरेशन पता हो गया। मरीज जी का डॉक्टर। सैचुरेशन बढ़ाने के लिए पेट के बल सोना और पेट के निचले भाग पे तकिया रख लेना, ताकि पेट दबा रहे, छाती का हिस्सा ना दबा रहे। उसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। इस हिसाब से सोने से जो छाती का पीछे वाला पोर्शन है और डायफ्राम वाला पोर्शन है ज्यादा खुलेगा और सैचुरेशन धीरे धीरे अपने आप 3 से 5% बढ़ जाएगी। दूसरा है कि एक बार सैचुरेशन कम होता है तो मरीज मॉडरेट टू सीवियर कोविड में होता है। सपोज सैचुरेशन 88-90 मेंटेन कर रहा हो तो डॉक्टर से, अगर अस्पताल में बेड ना भी मिल पाए तो डॉक्टर से सलाह के बाद स्टीरॉयड दवा जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन उपलब्ध हैं, टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध हैं, शुरू की जा सकती हैं जब तक कि ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया तो बहुत ही अच्छा, वरना पेट के बल सोना और स्टीरॉयड शुरू करना। एक ही तकिया डॉक्टर साहब, एक ही तकिया डॉक्टर साहब, एक ही तकिया पेट के से बाद 2 तकिया, वो डिपेंड करता है तकिया कितनी मोटी है, तकिया का साइज भी तो बहुत अलग होता है। मैं तकिया का वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा ब्रिजेश जी के साथ, वो आगे ग्रुप में डाल सकते हैं। प्रोन पोजीशन कहते हैं, प्रोन पे सोना। मेरा एक निवेदन है, ये पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का सेशन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारा, जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे अब ठीक हो गए हैं, ऐसे लोग पूछे, बाद में सामान्य लोगों के प्रश्न अक्सर बाद में ले लेंगे। डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब जैसे बोला जा रहा है कि आप पोस्ट कोविड विटामिन डी और विटामिन सी ले सकते हैं, तो कितने समय तक ले सकते हैं? जैसे मैं अभी 4 दिन पहले नेगेटिव हुआ हूँ। देखिए, पोस्ट विटामिन डी अपने आप तो वायरस नहीं मारती। विटामिन डी का सुझाव इसलिए दिया गया कि जिनका विटामिन डी नॉर्मल होता है उनको सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह की दिक्कतें थोड़ी कम होती हैं। कोविड के मरीजों में वैसे भी विटामिन डी की कमी पाई गई है। अगर आपने विटामिन डी एडिक्वेट ले लिया, अगर आपके वैल्यूज नॉर्मल आ गए तो आप शुरू करें, कोई इशू नहीं है, बंद कर सकते हैं विटामिन डी, कोई बात नहीं। शुरू के 3 से 5 दिन रेगुलर ले ली, फिर अगर विटामिन डी की आपको कमी है तो हर हफ्ते 8 हफ्ते तक ले ली, उसके बाद अपनी जांच दोबारा कराएं, नॉर्मल आ गई तो छोड़ दें। आयरन का सर क्या स्टेटस है? आयरन की मैं 2 स्ट्राइप्स ले चुका हूँ अभी तक। आयरन तो डिपेंड करता है कि सीरम आयरन कितना है, ये सारा खून की जांच एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगी। अगर आयरन की कमी है तो आयरन लीजिए, आयरन की कमी नहीं तो जरूरत नहीं लेने की। एक डॉक्टर साहब एक बात थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक निवेदन है, पोस्ट कोविड सेशन कर रहे हैं। हेलो जी, पोस्ट कोविड सेशन डॉक्टर साहब हम लोग कर रहे हैं, तो जरा ये भी लोगों को स्पष्ट कर दीजिए कि पोस्ट कोविड का मतलब क्या हुआ। जो कोविड से संक्रमित हैं और वो कब समझे कि हम कोविड से मुक्त हो गए, मतलब कि कोविड अब हमारा चला गया और अब हम पोस्ट कोविड के लिए तैयार हैं। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, कोविड वायरस से होता है, आपको पता है, तो जब तक शरीर में वायरस है आप इन्फेक्टिव हैं और आप दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो मरीजों की इलाज के दौरान पाया गया है कि शरीर में वायरस 8 से 10 दिन तक ही रहता है बस। वो वायरस अपने आप में शरीर डैमेज नहीं करता। इन्फ्लेमेशन और कोएगुलेशन वो 2 ऐसी चीजें हैं जिसपे मैंने पहले चर्चा करी थी। इन 2 कारणों के कारण ही शरीर में डैमेज होता है और ये इन्फ्लेमेशन वायरस के खत्म होने के बाद भी रह सकते हैं। कई लोगों का पोस्ट कोविड 14 दिन 15 दिन पे भी RT-PCR पॉजिटिव आता है। जरूरी नहीं है कि उनको एक्टिव वायरीमिया हो। वायरस मर जाता है और सपोज नाक में और ओरल कैविटी में मरे हुए वायरस रहते हैं, RT-PCR इन मरे हुए वायरस को भी डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट पॉजिटिव देता है। वायरस की डेथ तकरीबन 10 दिन के अंदर आपके शरीर में हो जाती है, अंटिल कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो या उम्र बहुत ज्यादा हो, लड़ने की शक्ति बहुत कम हो। 90 से 95% लोगों में वायरस की डेथ तकरीबन 7 से 10 दिन में हो जाती है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है। अभी एक गोपाल जी 1 मिनट रुकना चाहिए। अपने साथ KGMC के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर वेद प्रकाश से जुड़ गए हैं। आप व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा थी, हम लोगों ने निवेदन किया था 10-15 मिनट के लिए भी जुड़ जाएंगे तो सेशन हम लोगों को अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब हम लोग पोस्ट कोविड मैनेजमेंट को लेकर सेशन चला रहे हैं। डॉक्टर वेद जी से निवेदन है थोड़ा उसके बारे में जानकारी, कैसे क्या करना चाहिए दे डॉक्टर वेद जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी